हेलो वेलकम टू फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। फ्रेंड्स, हमने जो हमारे पैथोलॉजी जो बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 3 में चलने वाला एक सब्जेक्ट होता है उसकी अभी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, जिसकी अभी तक हमने मेनली 3 वीडियोस कंप्लीट किए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है पार्ट फोर्थ, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके कंपटीशन के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं हम बात करें शॉर्ट नोट की या वेरी शॉर्ट नोट की, वो आपको सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में अपने जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे देखने को कन्फर्मली मिल सकता है। तो हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सेलुलर अडेप्टेशन। हम देखेंगे सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है, कौन कौन सी इसमें टाइप्स होते हैं, क्या इसकी कंडीशंस होती है। ठीक फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं सेलुलर अडेप्टेशन की। सेलुलर अडेप्टेशन रेफर्स टू चेंज मेड बाय अ सेल इन रेस्पॉन्स टू एडवर्स और वेरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस। क्या देखने को मिला इसमें कि सेलुलर अडेप्टेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। किस वजह से देखने को मिलते हैं? इन रेस्पॉन्स टू एडवर्स और वेरिंग एनवायरमेंटल चेंज। कई टाइप के कुछ ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे, या हम बात करें कि सेल के आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन हो सकती है, ब्लड सप्लाई की इंटरप्शन देखने को मिल सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखने को मिल सकती हैं, जिसके वजह से सेल क्या करेगी, अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस कर लेगी। यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, सेलुलर अडेप्टेशन कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें सेलुलर अडेप्टेशन इज द बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये क्या होती है? एक टाइप की बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है जो किसके रिगार्डिंग होती है, जो होती है सेल के रिगार्डिंग, विच सेल एडजस्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। इस कंडीशन में जो सेल होती है वो एक नए एनवायरनमेंट में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, उसके रिगार्डिंग अपने एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग चेंजेस करेगी, और टू चेंज इन देयर करंट इन्वायरमेंट। अपने प्रेजेंट टाइम के इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सेल अपने अंदर क्या कर लेती है, चेंजेस कर लेती है। वही कंडीशन, वही मैकेनिज्म हमारे क्या कहलाती है, सेल एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हम देखते हैं कि इट इज द रेफर टू द इनिशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस दैट द सेल अंडरगोज इन रेस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस। क्या देखने को मिलेगा कि ये एक इस टाइप की इनिशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल कंडीशन होती है जिसमें क्या हमें देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो भी सेल की साइज है, उसमें हमें कहीं ना कहीं कोई इम्पेयरमेंट देखने को मिलेगा। सेल की साइज डिक्रीज हो सकती है या सेल की साइज इंक्रीज हो सकती है। या फिर हम बात करें कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, फंक्शनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब फंक्शनल चेंजेस का मतलब क्या है कि जो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो वर्क करेगी वो इसके जब साइज श्रिंक हो जाएगी तब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। या फिर हम बात करें कि सेल की अगर साइज इंक्रीज हो जाएगी तो भी उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। यह सब कंडीशन ही हमारे किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर देखने को मिलती है। वहीं हम नेक्स्ट बात करें सेलुलर एडेप्टेशन में अकर इन रेस्पॉन्स टू एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई और नॉन लीथल पैथोलॉजिकल इंजरी। अब और क्या देखने को मिलता है हमें कि जो सेलुलर एडेप्टेशन की कंडीशन है, सेलुलर एडेप्टेशन में अकर इन रेस्पॉन्स टू एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई। हमारी बॉडी के ऊपर कंटिन्यू किसी भी टाइप का कोई फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस या फिर कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन बहुत लॉन्ग टाइम तक जब बनी रहती है तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सेलुलर एडेप्टेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर बहुत सारे अपन को कुछ टाइप्स देखने को मिलेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, नॉन लीथल फिजियोलॉजिकल इंजरी। इस और किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है हमें कि नॉन लीथल फिजियोलॉजिकल इंजरी भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। ये भी एक इसका कोज हो सकता है। बात करें हम
द मेजर वे बाय विच सेल अडेप्ट आर एट्रोपी। मेनली हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिली, मेनली एट्रोपी हो सकता है, वहीं हम बात करें हाइपरट्रोपी हो सकता है, हाइपरप्लेसिया हो सकता है, मेटाप्लेसिया हो सकता है, डिस्प्लेसिया हो सकता है। तो मेनली अगर आपसे कोई पूछे कि सेलुलर एडेप्टेशन कितने टाइप का होता है, तो हम उसमें क्या बताएंगे कि मेनली सेलुलर एडेप्टेशन कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डिस्प्लेसिया। जैसे इनके नाम है तो कहीं ना कहीं हम नाम के बेसिस पे भी आंसर निकाल लेंगे कि हाँ इसमें सेल के साथ क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्टली एट्रोपी के बारे में कि एट्रोपी क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एट्रोपी। एट्रोपी की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द श्रिंकेज इन द साइज ऑफ सेल ड्यू टू द लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस। क्या देखने को मिला हमें एट्रोपी का मतलब कि सेल की साइज कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। किस वजह से श्रिंक हो जाएगी कि सेल अपने जो भी सेलुलर सब्सटेंस होता है उसका क्या कर देगी, लॉस कर देगी। सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इन सब की क्या हो जाती है, एक सेल के अंदर हमें कमी देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से जो नॉर्मल सेल की साइज थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेल की साइज कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में कर पा रही थी वो नॉर्मल अब नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन एंटायर टिश्यू और ऑर्गन डिमिनिश्ड इन द साइज बिकम द एट्रोपी। जब क्या देखने को मिलता है हमें कि जब कंटिन्यू एंटायर सेल का जो भी सब्सटेंस है सेल के अंदर पाए जाने वाला जो भी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल से अगर उनकी साइज में कमी आ रही है, अब अगर उनकी साइज में कमी आएगी तो सेल किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का। अब टिश्यू किसका फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी एक ऑर्गन का। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर सेल की साइज में कमी आ रही है तो उस ऑर्गन की साइज में भी हमें कमी देखने को मिल जाएगी। तो यही कंडीशन हमारे क्या देखने को मिलती है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एट्रोपिक कंडीशन बोल देते हैं। लिखा हुआ क्या है, व्हेन अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर टिश्यू। अब सेल की अगर साइज कम होगी तो टिश्यू की भी साइज कम होगी, और टिश्यू की साइज कम होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑर्गन की साइज भी कम देखने को मिलेगी। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सेल की साइज का कम होना ही या फिर सेल की साइज का श्रिंक हो जाना, यानी कि सेल की साइज में कमी हो जाना क्या कहलाता है, हमारे एट्रोपी कहलाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू मेन 2 टाइप्स। यह मेनली 2 टाइप की होती है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम बात करें फिजियोलॉजिकल एट्रोपी और वहीं हम बात करें पैथोलॉजिकल एट्रोपी। देखते हैं डायग्राम में। ये नॉर्मल हेल्दी मसल्स है, ठीक। अब इसमें क्या हो चुका है कि यहाँ पे सेल की साइज कम हो गई। अब सेल की साइज कम हुई तो यानी कि टिश्यूज की साइज भी कम हुई, यानी कि इनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिला, श्रिंकेज वाली कंडीशन या श्रिंक वाली कंडीशन देखने को मिली, जिसके वजह से ये जो मसल्स है वो कैसी हो गई, एट्रोपिक कंडीशन की हो गई। वहीं हम बात करें कि इस साइड में जो लेग है ये लेग नॉर्मल कंडीशन है, और वहीं हम बात करें इस वाली साइड में इस लेग की, यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें लेग की साइज डिक्रीज देखने को मिल रही है, जबकि ये कंडीशन कैसी है, नॉर्मल। बात करें टाइप्स की, टाइप्स हमने देखे हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी, देन हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोपी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारे फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। अब फिजियोलॉजिकल एट्रोपी क्या होता है, अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ डेवलपमेंट एंड ड्यूरिंग द एजिंग। ये किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है फिजियोलॉजिकल एट्रोपी, जब भी हमारी अर्ली स्टेज में का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, अकर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जब हमारी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है तो उस समय हम क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी के कई ऑर्गन ऐसे हैं जिनकी साइज क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं,
तो हमने कहा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है इसकी साइज एज के साथ साथ क्या देखने को मिलती है, हमें डिक्रीज देखने को मिल जाती है। वहीं हम बात करें ड्यूरिंग द एजिंग वाली कंडीशन, यानी कि जो पर्सन है जो ओल्ड एज की तरफ जाता है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ओल्ड एज वाले पर्सन है उनकी जो पूरी स्किन होती है वो भी कैसे हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। उसके ऊपर क्या देखने को मिलते हैं, हमें रिंकल्स देखने को मिलते हैं। रिंकल्स के वजह से, रिंकल्स किसको बोलते हैं, यानी कि झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, जिसके वजह से मसल्स कैसे हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी होती है। ये क्या ऑटोमेटिक होती है, हमारी बॉडी की रिएक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी के बारे में कि पैथोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है। अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी में हमें क्या देखने को मिलता है, अकर इन रेस्पॉन्स टू अ पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई द एट्रोफी में बी लोकलाइज्ड और जर्नलाइज्ड। क्या हुआ, अकर इन रेस्पॉन्स टू अ पैथोलॉजिकल स्टिमुलस एंड एट्रोफी में बी लोकलाइज्ड और जर्नलाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द कोज। अब जो एट्रोफी की कंडीशन होती है वो किस वजह से देखने को मिल सकती है, या तो हमें एक लोकलाइज एरिया पे देखने को मिल सकती है या फिर हमें एक जर्नलाइज्ड कंडीशन यानी कि हमें ऑल ओवर बॉडी पे देखने को मिल सकती है। जर्नलाइज्ड का मतलब है कंप्लीटली हमारी बॉडी के ऊपर हमें एट्रोफी का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है, ये किस कंडीशन की वजह से होगा वो अब हम देखते हैं। अब फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल एट्रोफी आर, कुछ एग्जाम्पल होते हैं फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल एट्रोफी के। तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी के कुछ एग्जाम्पल होते हैं किस किस वजह से हमें देखने को मिल सकती है, मेनली इनएडुकेट न्यूट्रिशन। अब अगर मान लो बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, अब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सेल हमारी ग्रोथ नहीं करेगी, और सेल के अंदर जो स्टोर अमाउंट होता है, स्टोर जो सब्सटेंस होते हैं वो भी क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे स्टारवेशन की वजह से लॉस होने लग जाएंगे। और इस कंडीशन में हमें जो सेल की साइज होगी वो किसी देखने को मिलेगी, डिमिनिश्ड या डिक्रीज देखने को मिलेगी। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन में क्या है, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट स्टोर फॉलोड बाय द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होने का मतलब है किसी चीज का क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना या टूटना। क्या होता है, ब्रेक डाउन होना या टूटना। तो यानी कि ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर। और इसके अंदर भी मेनली क्या होती है, दो डिजीज कंडीशन आती है, एक होता है क्वाशियरकोर और एक होता है मेरास्मस। तो जो मेरास्मस वाली कंडीशन है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, जिसके वजह से क्या देखने को मिलता है हमें कि जो बेबी है वो कैसा देखने को मिलेगा, दुबला पतला बेबी हमें देखने को मिल जाता है। जो नॉर्मल हेल्दी बेबी होना चाहिए वो हेल्दी नहीं होता है। वो किस कंडीशन का देखने को मिलेगा, हमें मेरास्मस वाली कंडीशन का देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम्पल किसका होता है, हमें एट्रोफी कंडीशन का एग्जाम्पल होता है। इसके अंदर भी हम बात करें तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसका मेन कोज क्या होता है, इनएडुकेट न्यूट्रिशन, यानी कि सही से न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। अब अगर मान लो किसी ऑर्गन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, अब प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो बॉडी के अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप होने लग जाएगी, इस्चीमिया वाली। इस्चीमिया के वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो, और इसके साथ साथ क्या होने लग जाएगा हमें, इसके साथ साथ एक कंडीशन देखने को मिलेगी हमें, वो होती है सेरिब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस की। यानी कि ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ब्रेन अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ब्रेन की सेल्स अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई की वजह से हमें एट्रोफी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्रीज द वर्कलोड, वास्टिंग ऑफ स्केलेटन मसल्स फॉलोइंग द प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। अगर हमारी बॉडी की मसल्स या फिर हमारी बॉडी को लॉन्ग टाइम तक आप क्या कर दो, इमोबिलाइज करो, यानी कि किसी ऑर्गन का सही टाइम पे सही रूप से वर्क नहीं होता है, यानी कि उसको इमोबिलाइज किया जाए, यानी कि ओनली एक जगह उसको स्थिर रखा जाए, तो इस वजह से क्या देखने को मिलता है हमें कि हमारी मसल्स की हैबिट कैसी हो जाती है, वर्कलोड को कैरी करने की कम हो जाती है, जिस वजह से भी क्या देखने को मिलता है हमें एट्रोफी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। अब आप सब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने जरूर बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट में देखा होगा कि एक सब्जेक्ट चलता है हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके अंदर हम एक सिस्टम देखते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपने भर भर के एंडोक्राइन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन पढ़े होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन होता है जीएच, मतलब ग्रोथ
हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किस में हेल्प करता है? हमारी बॉडी को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब वहीं हम बात करें कि अगर मान लो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या हो गया कि वहाँ की फंक्शनिंग सही से नहीं हो पा रही है। अब सही से फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी तो इसका हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी बॉडी की ग्रोथ ही नहीं होगी। इसका जैसे कि एग्जांपल होता है एट्रोफी ऑफ गोनाड्स। अगर गोनाडोट्रोपिन से जो हार्मोन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हुई तो डेफिशिएंसी होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगी, जो भी गोनाड्स होते हैं उनकी एट्रोफी देखने को मिलेगी, यानी कि उनकी साइज हमें कम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर एट्रोपी। अब क्या होगा, प्रेशर एट्रोपी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी ऑर्गन में क्या हुआ, कोई ट्यूमर हुआ, कोई सिस्ट वाली कंडीशन हुई, तो वो क्या करेगा कि अपनी साइज को तो क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, लेकिन जो उसके आसपास की सेल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सब नॉर्मल सेल है, इसके बीच में जो ये वाली सेल है, इसके बीच में ये वाली जो सेल है, इसमें क्या कंडीशन अगर हुई अपने सिस्ट की, यानी कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या करेगी, ये अपने आसपास की जो सेल्स हैं उनके ऊपर क्या करने लग जाएगी, प्रेशर क्रिएट करने लग जाएगी। प्रेशर किसे क्रिएट करेगी, ट्यूमर है हुआ है तो यानी कि इसकी साइज तो हो जाएगी ज़्यादा, और इसके आसपास की जो सेल्स हैं उनकी साइज हो जाएगी कम। तो इनके ऊपर क्या देखने को मिलेगा हमें, कंसिस्टेंसली क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई हुआ। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से इनकी साइज में क्या आ गई, कमी आ गई। ये कंडीशन किसकी कहलाती है, हमारे प्रेशर एट्रोफी की कहलाती है। नर्व रूट ट्यूमर कंप्रेसिंग द स्पाइन। अगर कभी किसी पर्सन को नर्व रूट में ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है तो उस वजह से वो क्या करते हैं, हमारे स्पाइंस को कंप्रेस करने लग जाती है, और ये कंडीशन होती है हमारे एट्रोफी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडियोपैथिक एट्रोफी। अब आइडियोपैथिक एट्रोफी यानी कि जिसका हमें एक एग्जैक्ट कोज पता नहीं होता है। सम टाइम द कोज ऑफ एट्रोफी रिमेन्स अननोन। कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें एट्रोफी का कोज ही पता नहीं होता है, जैसे कि टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिस की साइज का डिक्रीज हो जाना। अब इसकी हमें कोज ही पता नहीं है, क्या इसका कोज है। तो इस टाइप की अगर एट्रोफी होती है बॉडी के अंदर तो वो हमारे क्या कहलाती है, आइडियोपैथिक एट्रोफी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एट्रोफी। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर का मतलब है कि एट्रोफी की कंडीशन में हमें जो भी हमारी सेल है या जो हमारा ऑर्गन है वो किस तरह से हमें अपीयर्स होगा, किस तरह से हमें ऑर्गन देखने को मिलेगा। तो क्या होता है इसके अंदर, मेनली द ऑर्गन अपीयर टू बी स्मॉल एंड श्रंकन। हमें जो ऑर्गन है वो कैसा देखने को मिलेगा, कंपेरिजन टू नॉर्मल बहुत ज़्यादा श्रंकन देखने को मिलेगा, यानी कि साइज डिक्रीज देखने को मिलेगी। ऑन माइक्रोस्कोपी द सेल अपीयर स्मॉल इन साइज। जब हम इसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल की साइज है वो कैसी हो चुकी है, स्मॉल हो चुकी है, ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के नंबर डिक्रीज होने की वजह से सेल की साइज हमें डिक्रीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरट्रोफी। दो टर्म सेम लगती है लेकिन इनमें कोई डिफरेंस होता है। एक होती है हाइपरट्रोफी, एक कंडीशन होती है हाइपरप्लेसिया। ये सब होता तो सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अभी तक हमने कंप्लीट किया है एट्रोफी के बारे में। एट्रोफी क्या होता है, सेल की साइज का श्रिंक हो जाना या डिक्रीज हो जाना, किसके वजह से, किसी भी टाइप के कोज के वजह से। अगर कोज के वजह से नहीं होता है तो वो कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, आइडियोपैथिक एट्रोफी कहलाता है। ठीक है, देखते हैं हम हाइपरट्रोफी के बारे में। थोड़ा सा टर्म पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे हमें क्या डिफरेंस रखना है। सबसे पहले देखते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या होती है, हाइपरट्रोफी इज एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल विद अ कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन विदाउट एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेल। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है विदाउट चेंजेस इन नंबर ऑफ द सेल। क्या है, विदाउट चेंजेस इन नंबर ऑफ सेल। सेल की क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी लेकिन सेल के नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। यही कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, हाइपरट्रोफी कहलाती है। एट्रोफी में तो हमने क्या देखा था कि सेल की साइज हो रही थी कम। अब यहाँ पे क्या वर्ड है आगे, हाइपर, हाइपरट्रोफी। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ट्रोफी का मतलब होता है साइज का बढ़ जाना। तो क्या हुआ, एट्रोफी, एट्रोफी में हमने क्या देखा था, साइज का कम हो जाना।
हाइपरट्रोफी में हमने क्या देखा, साइज का बढ़ जाना। लेकिन साइज कैसे बढ़ेगी, ओनली जो सेल है, सेल ये नॉर्मल सेल थी, इसकी क्या हुई, हमारे हाइपरट्रोफी हुई। हाइपरट्रोफी होने के बाद सेल की साइज हो गई ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हुआ है, सेल के नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं। इन दिस वर्ल्ड द हाइपरट्रोफी देयर आर नो न्यू सेल, यहाँ पे कोई नई सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे सेल तो ये वाली ही थी। इसका क्या हो चुका है, ओनली सेल की साइज का अमाउंट क्या बढ़ चुका है, ज़्यादा हो चुका है, यानी कि सेल की साइज क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। इन अदर वर्ड इन हाइपरट्रोफी देयर आर नो न्यू सेल्स, इसमें कोई नई सेल नहीं बनती है, जस्ट लार्जर वन, ओनली जो सेल होती है वही कैसी हो जाती है, हमें लार्ज देखने को मिलती है। द इंक्रीज इन सेल साइज अकर ड्यू टू इनहेंस प्रोडक्शन ऑफ बाय स्पेसिफिक हार्मोन स्टिमुलेशन। कई टाइप के कोई हॉर्मोन्स होते हैं स्पेसिफिक, जिनके एक्सेसिव स्टिमुलेशन के वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, सेल की साइज ज़्यादा देखने को मिल जाता है। हाइपरट्रोफी कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड द पैथोलॉजिकल। अब हम सेम वही बात करें कि ये भी मेनली दो टाइप की होती है, एक होता है हमारे फिजियोलॉजिकल, एक होता है हमारे पैथोलॉजिकल। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन थी, ये हमारे नॉर्मल मसल्स हैं, इस नॉर्मल मसल्स में हमें क्या देखने को मिला, इसकी क्या हुई, हाइपरट्रोफी हुई। तो इसके अंदर नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं, इसमें ओनली क्या इंक्रीज हुआ है, साइज इंक्रीज हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। अब फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होगी, अगर उस वजह से कोई कंडीशन अकर हो रही है, सेलुलर रेप्टेशन हो रहा है, तो ये सब काउंट किसके अंदर होता है, हमारे फिजियोलॉजिकल के अंदर। और वहीं हम बात करें पैथोलॉजिकल, तो पैथोलॉजी के अंदर हो सकता है कोई डिजीज कंडीशन अकर हुई है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है हमेशा पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल क्या होती है कि वो हमारी बॉडी की एक नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे हमने एट्रोफी में देखा था कि एजिंग के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, हमें एट्रोफी देखने को मिलता है। अब एजिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो सबकी बॉडी का होता है, तो उस वजह से अगर हमें एट्रोफी देखने को मिल रही है, सेल की साइज कम देखने को मिल रही है, तो वो कंडीशन थी हमारे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है। वहीं हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की। अब हाइपरट्रोफी का मतलब है सेल की साइज का इंक्रीज होना विदाउट डिवाइड एनी सेल, सेल डिवाइड नहीं हो रही है, ओनली नंबर इंक्रीज, ओनली क्या देखने को मिल रहा है, हमें साइज इंक्रीज देखने को मिल रही है। तो ये कंडीशन हमारे क्या कहला रही है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी की खुद की कोई कंडीशन बनी है। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, एनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की साइज का एनलार्जमेंट हो जाना, कब हो जाना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब ये एक नॉर्मल कंडीशन है, कोई डिजीज कंडीशन तो है नहीं, लेकिन डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यूट्रस की साइज इंक्रीज हो रही है। ये कंडीशन हमारे क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी कहलाती है। enlargement of size of the uterus during the pregnancy and hypertrophy of the breast during the lactation, breast की size का भी increase हो जाना, कब increase हो जाना, during the lactation। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी यानी कि किसी डिजीज कंडीशन के वजह से किसी ऑर्गन के साइज का इंक्रीज हो जाना, लेकिन वहां पे इंक्रीज कैसा होगा, ओनली सेल की साइज इंक्रीज होगी, ना कि वहां के नंबर। तो हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इन द सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस की कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। यानी कि जो नॉर्मल हार्ट होता है, तो नॉर्मल हार्ट की साइज हमें क्या देखने को मिलती है, जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है उसकी साइज हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहलाती है। तो यह एक टाइप की क्या होती है, डिजीज कंडीशन हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ हाइपरट्रोफी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ग्रोसली द अफेक्टेड ऑर्गन अपीयर द एनलार्ज एंड हेवी। इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, लार्ज देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिकली देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ मसल्स फाइबर एज वेल एज द न्यूक्लियाई। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम इसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो मसल्स फाइबर होते हैं, वो मसल्स फाइबर भी क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। इस वजह से
अपन को क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रोफी की कंडीशन देखने को मिलती है। इस डायग्राम में अब हम देखेंगे कि ये नॉर्मल एक मसल्स थी, इसकी क्या हुई, हाइपरट्रोफी। अब हाइपरट्रोफी किस वजह से होती है कि यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो मसल्स फाइबर है, फिर इसका हमने और जूम किया तो इसकी साइज इंक्रीज और इसके अंदर जो न्यूक्लियस थे उनके भी हमें क्या देखने को मिला, इनके न्यूक्लियस की साइज भी हमें ज़्यादा बड़ी देखने को मिली। जब जाके क्या होता है, जो मसल्स फाइबर है उनमें एनलार्जमेंट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरप्लेसिया के बारे में। अभी तक हमने देखा दो टर्म, एक थी एट्रोपी, एट्रोपी में सेल की साइज कम हो रही थी। नेक्स्ट हमने देखा हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा था, सेल की साइज इंक्रीज हो रही थी, लेकिन वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता था, सेल के नंबर इंक्रीज नहीं होते थे। वहीं हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, जो हमारे रहने वाली है हाइपरप्लेसिया। अब हाइपरप्लेसिया क्या होता है, हाइपरप्लेसिया इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गन विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें कि इंक्रीज होंगे, क्या इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गन की साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। जैसे कि ये एक नॉर्मल सिंगल सेल है, इसमें क्या देखने को मिला हमें, हाइपरप्लेसिया की कंडीशन देखने को मिली, तो इसके वजह से ऐसी दो सेल और बन जाएगी। तो इस वजह से हमें ऑर्गन की साइज भी कैसी देखने को मिलेगी, एनलार्ज देखने को मिलेगी। ऑल थॉट हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया आर द डिस्टिंक्ट प्रोसेस, यानी कि एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू हाइपरट्रोफी विच डज नॉट इन्वॉल्व सेल डिवीजन। तो हम बात करें अगर हाइपरट्रोफी की, तो हाइपरट्रोफी में हमने जैसा पढ़ रखा है कि इसके अंदर डज नॉट इन्वॉल्व द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। बात करते हैं हाइपरप्लेसिया की, हाइपरप्लेसिया अकर इन सेल विच आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग डीएनए। जो हाइपरप्लेसिया की कंडीशन होती है, इसके अंदर जो सेल होती है वो कैपेबल होती है कि वो सिंथेसाइज कर सके, किस चीज को सिंथेसाइज कर सके, डीएनए को। इन डिवाइडिंग माइटोटिकली, यानी कि इसमें माइटोसिस के थ्रू क्या देखने को मिलेगा हमें, सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, सेल के नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। Hyperplasia is considered to be physiological response to specific stimuli and the cell of a hyperplastic organ remains subject to normal regulatory control mechanism. इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई के वजह से सेल के ऑर्गन की जो साइज होगी, जो ऑर्गन की साइज है वो धीरे धीरे हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है वो कंसिस्टेंट थोड़े टाइम के लिए बनी रहती है। कब तक बनी रहती है, दिस स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू नियोप्लेजिया इन विच जेनेटिकली एबनॉर्मल सेल प्रोलिफरेट इन ए नॉन फिजियोलॉजिकल मैनर। कब तक नॉर्मल बनी रहेगी, कि जब तक वो कंडीशन नियोप्लेजिया में कन्वर्ट ना हो जाए। नियोप्लेजिया में हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि ये एक टाइप की कैंसरियस कंडीशन होती है, यानी कि इसमें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि अब जो सेल है वो एबनॉर्मली क्या होने लग गई, प्रोलिफरेट होने लग गई, यानी कि अपने आप ही ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाएगी। किस मैनर में करने लग जाएगी, नॉन फिजियोलॉजिकल मैनर में करने लग जाएगी। बेसिकली जो हमारा फिजियोलॉजिकल मैनर होता है, जो टर्म है यहाँ पे नॉन फिजियोलॉजिकल मैनर, नॉन फिजियोलॉजिकल मैनर में तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो सेल है वो एबनॉर्मल क्या करने लग जाएगी, सेल डिवीजन करने लग जाएगी। नॉर्मल मैनर क्या होता है, एक सेल होती है, डिवीजन हुआ, दो सेल बनेगी, इन दो से अदर दो बनेगी, ठीक है। लेकिन जो एबनॉर्मल या नॉन फिजियोलॉजिकल मैनर है वो कैसा देखने को मिलेगा, एक सेल है, एक से चार बन गई। अब इन चार से क्या देखने को मिलेगा हमें, 16 बन गई। तो इस वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर नियोप्लेजिया ये कंडीशन अगर हो रही है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एक नॉर्मल कोई हाइपरप्लेसिया वाली कंडीशन नहीं है। हाइपरप्लेसिया में रिजल्ट इन ग्रोस एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और मे बी फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। हाइपरप्लेसिया का रिजल्ट हमें और क्या देखने को मिल सकता है कि किसी किसी कंडीशन में ट्यूमर का भी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल एंडोमेट्रियम है, लेकिन नॉर्मल एंडोमेट्रियम के बाद जो सेकंड वाला इमेज है इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या हो चुका है, हाइपरप्लेसिया हो चुका है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवीजन होने की वजह से एंडोमेट्रियम जो लेयर है वहाँ पे हमें एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। किस चीज़ का एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, हमें एंडोमेट्रियम का एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि हाइपरप्लेसिया की कंडीशन अगर हो रही है।
ये देखिए नॉर्मल से ज़्यादा यहाँ पे हमें थिकनेस देखने को मिल रही, जबकि यहाँ पे नॉर्मल एक कंडीशन थी। ठीक, अब इसके भी मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया, एक होता है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया। बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया की, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यह मेनली दो टाइप का होता है फिजियोलॉजी वाला, यानी कि हमारी बॉडी का खुद के अंदर वाला। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट होता है हमारे पास हार्मोनल हाइपरप्लेसिया। क्या होता है, हार्मोनल हाइपरप्लेसिया। हार्मोनल हाइपरप्लेसिया में क्या देखने को मिलेगा, which occur as a consequence of excessive hormonal stimulation। इसके कैसे क्या देखने को मिलेगा कि अगर किसी हार्मोन का स्टिमुलेशन कैसा हो चुका है, एक्सेसिव हो चुका है, यानी कि जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन है। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या हुआ, नॉर्मल अमाउंट से अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर सिक्रेट होने लग जाए तो ग्रोथ कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। प्रोलिफरेशन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड द लैक्टेशन। फीमेल ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाना किस टाइम, प्यूबर्टी के टाइम, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाते हैं। कब, प्यूबर्टी के टाइम। तो उस वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें फीमेल ब्रेस्ट की साइज का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है हमारे कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। अब कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या होता है, विच अकर इन रेजिडुअल टिश्यू फॉलोइंग रिमूवल ऑफ ऑर्गन और द टिश्यू। यह हमें किस कंडीशन से मेनली देखने को मिलता है कि अगर हमारी बॉडी के कोई टिश्यूज किसी ऑर्गन में क्या देखने को मिला, हमें वहाँ से रिमूव किए गए, तो वहाँ पे रिमूव करने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है। अब रिमूव करना, बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म करना थोड़ा टफ है समझने में, तो आप नॉर्मल से ऐसे समझिए कि अगर हमारी बॉडी पे कभी कोई इंजरी अकर हुई, अब इंजरी होने की वजह से वहाँ की सेल कैसी हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब वहाँ पे सेल नहीं बनेंगी, यानी कि नई सेल बनना ही पड़ेगी। अब नई सेल बनेगी मतलब वुंड हीलिंग होगी। अब उस वुंड को हील करने के टाइम क्या होता है, कई बार वहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, किसका, सेल्स का। सेल नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी हाइपरप्लेसिया। जैसे कि रीजनरेशन ऑफ लीवर आफ्टर रिमूवल ऑफ इट्स पोर्शन। अब अगर मान लो लीवर का आपने कोई सेक्शन कट किया, ठीक है, आपने क्या किया, लीवर का कोई सेक्शन कट किया, बेसिक से, ठीक है, ये नॉर्मल लीवर है। अब हमने क्या किया, इस वाले सेक्शन को कट कर दिया, छोड़ो। अपन ने क्या किया, लीवर का कोई सेक्शन कट किया। अब सेक्शन को कट करने के बाद हम क्या देखेंगे, लीवर क्या करेगा, रीजनरेशन करेगा। अब रीजनरेशन करते टाइम में भी पॉसिबल हो क्या कर लेगा, अपने वहाँ के ऑर्गन की साइज को इंक्रीज कर लेगा, वहाँ के सेल्स को ज़्यादा बढ़ाने लग जाएगा। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया की बात करें, is an abnormal increase in the cell division. Pathological hyperplasia occur due to the excessive stimulation by the hormone और growth factor। अब ये कैसी कंडीशन है कि इसमें एक्सेसिव सेल डिवीजन होगा, किस वजह से देखने को मिलेगा हमें कि यहाँ पे जो भी एक्सेसिव स्टिमुलेशन हुआ है, यानी कि सेल डिवीजन हुआ है, वो ज़्यादा होने लग चुका है। किस वजह से होने लग गया, हार्मोनल ग्रोथ के वजह से। इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल न्योडुलर हाइपरप्लेसिया ऑफ द प्रोस्टेट ड्यू टू द एक्सेसिव एंड्रोजेनिक स्टिमुलेशन। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोजेनिक हार्मोन का स्टिमुलेशन होगा, यानी कि उनका ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी में बनेगा, तो उस वजह से हमें नोड्यूल्स, यानी कि जो हमारे नोड्यूलर हाइपरप्लेसिया कंडीशन, यानी कि प्रोस्टेट के अंदर हमें इन्फ्लामेशन या फिर एक्सेसिव सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि अटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेसिया ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर हाइपरप्लेसिया, यानी कि जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा उनकी साइज देखने को मिलेगी, या फिर हम बात करें कि ज़्यादा उनमें एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि विच एन एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज सीन। इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ का हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। किस वजह से देखने को मिलेगा, एक्सेसिव हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन हाइपरप्लेसिया। क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हम बात करते हैं, दीज अकर ग्रोस एनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑफ ऑर्गन।
नॉर्मल सी बात है कि ऑर्गन का क्या देखने को मिलेगा, हमें एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, हाइपरप्लेसिया में तो क्या होता है, हमारे नंबर का डिवाइडेशन हो जाता है, यानी कि सेल के नंबर बढ़ते हैं। और वहीं हम बात करें हाइपरट्रोफी में, तो हाइपरट्रोफी में ओनली सेल की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, दीज अकर ग्रोस एनलार्जमेंट ऑफ अफेक्टेड ऑफ ऑर्गन और टिश्यू एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जब हम जर्नली ग्रोस एनाटोमी के तरह एक ऑर्गन को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी साइज का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कि जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे यानी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसके नंबर इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया क्या होता है, वेहन सेल आर फेस्ड विद द फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। जब सेल पे कंसिस्टेंट टाइम तक यानी कि लॉन्ग टाइम तक क्या बना रहता है, किसी भी टाइप का या तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस है। दे रेस्पॉन्स बाय एडेप्टिंग इन द सेवरल वेज, वन ऑफ दिस सेलुलर एडेप्टेशन इज मेटाप्लेजिया। अलग अलग टाइप से एट्रोपी हो रहा था, हाइपरप्लेसिया हो रहा था, हाइपरट्रोफी हो रहा था। लेकिन अब हमने क्या देखा कि अगर मान लो सेल के अंदर जब लॉन्ग टाइम तक क्या बना रहा, स्ट्रेस बना रहा, किस वजह से, चाहे कोज पे फिजियोलॉजिकल हो चाहे पैथोलॉजिकल हो, तो इस वजह से एक और कंडीशन अगर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अब मेटाप्लेजिया क्या होता है, मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल चेंजेस इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर सेल टाइप। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो देखिएगा। सबसे पहले आप टर्म समझिए कि हुआ क्या है, कि मेटाप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सेल के अंदर क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होते हैं, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए सेल अपनी बॉडी में नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगी। अब चेंज करने के बाद वो वैसे फंक्शनिंग करने लग जाएगी जैसे उसने अपने आप को चेंज किया है, और थोड़े टाइम बाद जैसे वो स्ट्रेस रिसोल्व होता है वो वापस अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाएगी। It is a type of cellular adaptation in response to an abnormal stimulus in which cells which are sensitive to endure a particular stress are replaced by another cell type। ठीक है, इसमें कुछ अनदर सेल के टाइप्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटाप्लेजिया, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्क्वायमस मेटाप्लेजिया इन द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व फ्रॉम द मेटाप्लेजिया इन द कोलुमिनर एपिथेलियम इज रिप्लेस्ड बाय द स्क्वायमस एपिथेलियम। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोलुमिनर एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं वो रिप्लेस कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, स्क्वायमस एपिथेलियम बना लेते हैं। यानी कि नॉर्मल एपिथेलियम होता है, नॉर्मल एपिथेलियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे स्क्वायमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, या तो इसके ऊपर एक्सेसिव कोई प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा, अपनी सेल्स की स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे डिस्प्लेसिया की। अब डिस्प्लेसिया क्या होता है, डिस्प्लेसिया रेफर्ड टू एबनॉर्मल चेंज इन सेलुलर शेप, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि डिस्प्लेसिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो सेल चेंज करेगी, तो चेंज किस किस में कर लेगी, अपने शेप में, साइज में और ऑर्गेनाइजेशन में। डिस्प्लेसिया इज ऑफ्टन अकम्पनाइड बाय द मेटाप्लेजिया एंड द हाइपरप्लेजिया। इस कंडीशन को हम मेनली किस में कन्वर्ट, किसका एक टाइप्स मान सकते हैं, वो होता है मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया का। दिस जर्नली कंसिस्ट ऑफ एन एक्सपेंशन ऑफ इमेच्योर सेल विद अ कोरिस्पोंडिंग डिक्रीज इन द नंबर एंड लोकेशन ऑफ द मैच्योर सेल। इसमें क्या देखने को मिलेगा, दिस जनरली कंसिस्ट ऑफ एन एक्सपेंशन ऑफ इमेच्योर सेल। यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, इमेच्योर सेल क्या करना है, कंपनसेट करने लग जाएंगी विद द कोरिस्पोंडिंग डिक्रीज इन द नंबर एंड लोकेशन ऑफ द मैच्योर सेल। मैच्योर सेल के वहां से हट के क्या आने लग जाएंगी, वहां पे मैच्योर सेल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, डिस्प्लेसिया इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इरिटेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन या क्रोनिक इरिटेशन की वजह से क्या होता है कि वहां से सेल अपने आप का धीरे धीरे चेंजेस करने लग जाती है। अब डिस्प्लेसिया यानी कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। डिस्प्लेसिया में हमें ये देखने को मिला है कि सेल में क्या हुआ कि इमेच्योर ग्रोथ होने लग गई, जो इमेच्योर सेल है वो ज्यादा बनने लग गई, मैच्योर की लोकेशन वहां से चेंज होने लग गई, नॉर्मल सेल ग्रोथ हुई। उसके बाद हमने क्या देखा, डिस्प्लेसिया वाली कंडीशन हुई। तो डिस्प्लेसिया में क्या देखने को मिला कि कुछ सेल तो क्या है, नॉर्मली वर्क कर रही है, यानी कि अपने नॉर्मल साइज में है, लेकिन कुछ सेल्स की थी जिसने क्या कर लिया, अपने साइज को या फिर अपने शेप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और थोड़े टाइम बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाती है, हमारे
नियोप्लेजिया में, और ये कंडीशन किसी कहलाती है हमारे कैंसर वाली। तो फ्रेंड्स आज की हमने वीडियो में क्या देखा, आज हमने देखा सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में, जो मेनली कितने टाइप का होता है। सेलुलर एडेप्टेशन हमारे मेनली 5 टाइप का होता है। 5 टाइप कौन कौन से थे, हम सबसे पहले बात करें एट्रोपी के बारे में, देन हमने बात की हाइपरट्रोपी के बारे में, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पैथोलॉजी कंप्लीटली अपने एकेडमिक लेवल की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यह जो भी वीडियोज़ हैं आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी तक हमारा आज का जो 4th पार्ट है, इसमें हमने किसके बारे में डील की है, हमने इसमें सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में डील की है। अभी हमारे जो फर्स्ट यूनिट चल रही है कंटिन्यू इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक रिमेनिंग है, जैसे कि अभी हमारे इन्फ्लामेशन बचा हुआ है, बॉडी के कुछ फ्लूइड्स बचे हुए हैं, जिनके बारे में हम इस यूनिट में डील करेंगे। वो इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।